जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मजे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 100% बूस्टर, यानी बोर्ड्स की एकदम 100% तैयारी के लिए वन शॉट्स। उस वन शॉट की सीरीज में जो हम आपके साथ कर रहे थे, उस सीरीज में हम एक और नई वीडियो के साथ आज फिर हाजिर हैं। आज फिर पढ़ेंगे एक और चैप्टर को और कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। एक तो अगर हम बात करें उस चैप्टर की, जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, तो अब तक आपको पता होगा कि हमने सीरीज में टोटल 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो मतलब हमारी इस वन शॉट की सीरीज में एक और चैप्टर अब आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और फिर से हम आपको बता दें, यहां कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको एक ही बारी में पढ़ा दिया जाएगा। अगर ये पढ़ लिया तो समझ लो इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, इससे बाहर तो आपको कुछ आने वाला है नहीं। तो यहां आपको सारी चीजें सही तरीके से एकदम पढ़ा दी जाएंगी। बस आपका काम है कि एक बार इसे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो अब बात करें तो आज मैथ्स में, ठीक है, 12th का एक चैप्टर जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स। अगर इस चैप्टर की बात करें तो बोर्ड्स में इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। बोर्ड्स में इसका वेटेज इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन, जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आपका जो भी, ठीक है, 4 के तो खैर अब आते ही नहीं है, तो जो 5 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो इसी चैप्टर से आने वाला है। यानी इस चैप्टर से आपको क्या क्या मिलता है? इस चैप्टर से आपको एक लॉन्ग कंफर्म मिलेगा। ठीक है, तो कंफर्म आपको क्या क्या मिलता है यहां से? तो कंफर्म है, आपको क्या मिलेगा? एक लॉन्ग मिलेगा, एक एमसीक्यू मिलेगा। तो दो चीजें तो 100% कंफर्म है जो आपको इस चैप्टर से मिलने वाली है, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक एमसीक्यू। ठीक है, कहने का मतलब है अगर सीधी सीधी बात करें तो 6 नंबर तो आपके यही हो गए, और उसके अलावा भी आपको एक आध क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकता है। कई बार यहां से एमसीक्यू से एक क्वेश्चन ना डालकर एमसीक्यू से एक और ज्यादा भी डाल देते हैं, तो वन और मोर कर सकते हो आप। ठीक है, एक से ज्यादा भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अगर एक से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ये तो हमारे ऊपर क्या हो गया, प्लस पॉइंट हो गया कि हमें और ज्यादा मिल गया। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसी के साथ उसी की तरफ बढ़ते हुए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर डिटरमिनेंट्स। स्टार्ट करें, चलो अब समझते हैं कि आखिरकार डिटरमिनेंट्स क्या होता है। अब डिटरमिनेंट समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि डिटरमिनेंट्स की जो बात है वो स्टार्ट कहां से होती है। एक्चुअल में डिटरमिनेंट्स हिस्सा है अलजेब्रा का, उसी अलजेब्रा का जिस अलजेब्रा में आप मैट्रिसेस पढ़ते हैं। यानी जब आप मैट्रिसेस की स्टडी करते हैं, उसी को अप फ्रंट यानी आगे ले जाने के लिए क्या काम करता है? डिटरमिनेंट्स काम करता है। अब डिटरमिनेंट्स बना हुआ जो है वो मैट्रिक्स पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? मैट्रिक्स पर। और मैट्रिक्स भी कैसी? ऐसे नहीं, नॉर्मल कोई मैट्रिक्स नहीं, इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कोई नॉर्मल मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा है, ऐसी वैसी कोई मैट्रिक्स नहीं। क्वेश्चन यहां साफ है कि ये हमेशा कैसी मैट्रिक्स रहेंगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी आपको यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जितने भी हमारे डिटरमिनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जरा ये पता करते हैं कि आखिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, याद करने की कोशिश करते हैं। इन स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। यही वो स्क्वायर मैट्रिसेस होती है जिनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। रिकॉल करो
जरा आपको लास्ट वन शॉट में ये बताया था कि स्क्वायर मैट्रिसेस कौन सी मैट्रिसेस होती है। तो स्क्वायर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ये तो पता चल गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहेंगे, इक्वल। अगर इतनी बात हमें पता चल गई कि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, तो हमें समझ आ गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, और इन्हीं सारी मैट्रिसेस से मिलकर क्या बने हैं, डिटर्मिनेंट्स। तो यानी यहां हमें पता चला कि डिटर्मिनेंट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स की एक टाइप है, एक तरीका है। अब इसके बाद और क्या पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो डिटर्मिनेंट्स के बारे में और पता होना चाहिए रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय, क्या पहचान है आखिर, आखिर हम कैसे पहचान सकते हैं कि जो हमारे सामने दिया हुआ है या जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं एक्चुअल में वो क्या है। उसकी पहचान है, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे बड़े बड़े उनसे क्या कहते हैं, एकदम जैसे आप मॉड्यूलस बनाते हो ना, ठीक है, जिस तरीके से आप मॉड्यूलस बनाते हो उसी तरीके का अगर आप ब्रैकेट बना दो, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, उसी तरीके का अगर आप कोई बड़ा ब्रैकेट बना दो और इसके अंदर आप कुछ एलिमेंट्स लिख दो, तो एक्चुअल में वो एक क्या है, डिटरमिनेंट। यानी डिटरमिनेंट की रिप्रेजेंटेशन है कि कुछ इस तरीके का बॉक्स होता है जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के बॉक्स की हम बात कर रहे हैं, तो इस तरीके का एक बॉक्स। अब हमने अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली, तो और क्या पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि इसे डिनोट कैसे करते हैं, इसे डिनोट कैसे करते हैं। तो एक्चुअल में डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स ए की, तो उसे ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब भी डिटर्मिनेंट ए होता है। और ऐसे लिख देते हैं, ट्राइंगल बना के, एक छोटू सा ट्राइंगल बना के ए लिख दे, इसका मतलब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होता है। और इसी के साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, उनको भी क्या कहा जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही कहा जाता है। वहां भी आपके डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही बनता है। एक मिनट दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके की बातें हुई। तो इतना समझ आया आपको कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कब कब बनता है, ठीक है। अगर इतनी बातें आपकी क्लियर है, तो आप एक चीज समझ सकते हैं, यहां से एक चीज आपको पता चलती है कि कैसे कैसे हम डिटर्मिनेंट की क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए और क्या क्या चीजें हम उसमें से सीख सकते हैं। अगर इतनी बातें हमने डिटरमिनेंट ए की, ठीक, तो अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात थी, अब हमें आगे क्या क्या पता होना चाहिए इसमें, हमें इसमें आगे पता होना चाहिए इसके सॉल्यूशन, क्या पता होना चाहिए इसका सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन, कि हम डिटर्मिनेंट्स को फाइंड कैसे कर सकते हैं। ये तो हमें ये पता हुआ कि हम उसके बारे में क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या नहीं। अब हमें पता करना है कि अगर हमें डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है, अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो हम उस डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज अब हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। तो सॉल्व करने सीखने के लिए बारी आती है सबसे पहले, तो हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की अगर बात करें, तो डिटर्मिनेंट समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। सबसे पहले सिंपल हम एक काम करते हैं कि सिंपल हम क्या ले लेते हैं, कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर की ली, ऑफ ऑर्डर 2 by 2, किस ऑर्डर की ली, 2 by 2। तो मैंने 2 by 2 ऑर्डर, सॉरी, तो मैंने एक 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली। तो अगर मैं कोई भी 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेता हूं, सपोज जैसे मैंने कोई एक मैट्रिक्स ऐसे ली, 1 2 3 4,
मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, किसकी? ऑर्डर 2x2 की। तो अगर मैंने ये 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले ली और मैं इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहता, तो जैसे ही डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने आपको बताया मोड ए से, तो जैसे ही मैं इस ए पे ये मोड लगाऊंगा, तुरंत हमारी जो मैट्रिक्स है वो किस में चेंज हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी डिटरमिनेंट। किस में चेंज हो जाएगी? डिटरमिनेंट में। अब 2x2 का डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं? तो 2x2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, मतलब 1 की मल्टीप्लाई 4 में। मतलब क्या हुआ? 1 की मल्टीप्लाई 4 में, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, मतलब हुआ 3 की मल्टीप्लाई 2 में। तो 1 की 4 में करेंगे 4 1 जा 4, 3 की 2 में करेंगे तो 3 2 जा 6, 4 माइनस 6, अगर 4 में से माइनस करेंगे 6 को तो क्या बनेगा? माइनस का 2 बनेगा। क्या बनेगा? माइनस का 2। तो कभी भी आपको 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और अगर आपको उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आप उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे। इस तरीके से आप किसी भी एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इतनी बात हुई तो इसी के साथ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो यही साइड में ही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दी जाए, 3 -1 2 4, और आपसे कहा जाए फाइंड डिटरमिनेंट ए। आपसे कहा जाए कि इसका क्या फाइंड करो? डिटरमिनेंट। हमने अपनी तरफ से कोई एक मैट्रिक्स ले ली जिसका जो एक 2x2 ऑर्डर की थी, जिसके एलिमेंट्स लिए हमने 3 -1 2 4। तो जब हमने ये एलिमेंट्स लिए, तो अब मुझे अगर इनका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो डिटरमिनेंट फाइंड करने का सिंपल तरीका है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कर लेते हैं। तो वो मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर आपको किसी का भी डिटरमिनेंट फाइंड करना है, जैसे इसका डिटरमिनेंट करना है, तो आप ए पे डिटरमिनेंट लगा लो, तो जो मैट्रिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यानी पहली मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है? डिटरमिनेंट की फॉर्म में। अब जैसे ही वो डिटरमिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, देन आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो। कैसे? 3 की मल्टीप्लाई -4 से करके, और 4 से, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12, बीच में साइन माइनस का, बीच में हमेशा साइन कैसा रहता है? माइनस का, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करके, तो 2 की -1 से मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 12 + 2 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो यहां से पता चला ये 12 + 2 हो गया, और 12 + 2 की वैल्यू क्या हो गई? 14। इसी तरीके से आप भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल लेके कर सकते हैं और करके देख सकते हैं कि आखिरकार 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है, हम उसके डिटरमिनेंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी 2x2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। मैंने एक और एग्जांपल ले लिया और इस पे इस बार मैंने डायरेक्टिव ब्रैकेट लगा दिया, यानी डायरेक्टिव बता दिया कि आपको इसका क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। इस बार मैट्रिक्स की फॉर्म नहीं ली, मैंने डायरेक्टिव ब्रैकेट लगा के बता दिया कि आपको इसका क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। तो जब आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है? इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट निकालने के लिए, तो आप cos थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा से करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस, ठीक है, एक मिनट, तो बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई से हुई तो cos स्क्वायर थीटा, बीच में फॉर्मूले में माइनस होता है तो वो माइनस आ गया, माइनस आने के बाद जब इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो माइनस साइन थीटा की साइन थीटा से होगी, तो वो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? वो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का, या अगर आपको 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहा जाए तो आप इस तरीके से उसका डिटरमिनेंट को फाइंड कर सकते हैं। और एग्जांपल लेना चाहें तो आप और एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ये भी है, पूछ लिया जाता है कई बार, तो आपको ये भी आना चाहिए वाला एग्जांपल। अब वैल्यू इयोटा में भी दे सकता है, ऐसा नहीं है इयोटा में नहीं दे सकता, क्वेश्चन इयोटा में भी दे देते हैं। तो आपको इस तरीके से 2x2 ऑर्डर के जितने भी क्वेश्चन है आपको उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। क्या कर लेनी है आपको? उनकी प्रैक्टिस। अब ये एक 2x2 ऑर्डर की क्या लिया मैंने? डिटरमिनेंट लिया। अब मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, ठीक है, डिटरमिनेंट को फाइंड करना चाहता हूं। तो फाइंड करने का तरीका सिंपल है, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस इसकी इससे। तो cos की cos थीटा से होगी तो cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस, sin थीटा की sin थीटा से होगी तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। अब बहुत से लोग इसे यहीं छोड़ देते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा पर, लेकिन नहीं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इसका फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। यहां आप सिंप्लीफिकेशन के कुछ स्टेप्स छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उतनी याद नहीं होती, ठीक है। मुझे पता है बेसिकली बच्चों को उतनी ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं याद होती, हमें हमारे टाइम पे भी सारी जनरली नहीं थी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन पे छोड़ देंगे। तो आप यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगाएंगे जो कि क्या होती है? cos 2 थीटा। तो जनरली ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाता है। इस तरीके से आप किसी भी 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहां तक की बातें क्लियर रही होंगी आपको, यहां तक की सारी बातें समझ आई होंगी कि कैसे हम 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कर सकते हैं। अब चलिए, अगर आपको 2x2 का समझ आया तो हम समझाते हैं आपको 3x3 का। तो 3x3 का समझाने के लिए फिर से लेट A be any matrix of order 3x3। अब मैंने मान लिया A कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 3x3 है। तो अगर A कोई भी ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, ठीक है, सपोज A कोई भी ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 3x3। हमें उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, हमें उसका क्या फाइंड करना है? डिटरमिनेंट। तब हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको एक 3x3 की कोई लेनी पड़ेगी। सपोज मैंने मान ली 3x3 की कोई एक मैट्रिक्स मान ली, A B C D E F G H I। मैंने 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली, उस मैट्रिक्स में मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ठीक है। इस तरीके से आपने क्या मान ली? मैट्रिक्स। अब अगर आपने ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ही ली तो चलो आखिरकार इसे भी सॉल्व कर ही लेते हैं और देखते हैं इसका डिटरमिनेंट अब कैसे फाइंड कर सकते हैं। हाँ, तो हमें इसका क्या निकालना है? जलूस नहीं निकालना है, हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप मोड लगाएं, A B C D E F G H I, ठीक है। अब ये वैल्यू है, आपको इनका क्या फाइंड करना है? डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका ध्यान से सुनना जरा, हाँ जरा तरीके को बड़े प्यार से सुनना जनाब। चलो, अब आपको दिखाई दे रहा है 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। अब आप क्या करोगे? जब आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है, हम फाइंड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रो 1। किसके अकॉर्डिंग फाइंड कर रहे हैं? रो 1 के। रो 1 के अकॉर्डिंग कैसे होगा? रो 1 का पहला एलिमेंट लो। रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है? A। जब आप उस A को लो, उसके साथ वाली रो काट दो, उसके साथ वाला कॉलम काट दो, उसके साथ वाली रो काट दो और उसके साथ वाला कॉलम। तो उसके साथ वाली रो और उसके साथ वाला कॉलम अगर आप काट दोगे, ठीक है, तो ये 2x2 की क्या बचेगी?
2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचेगा। अगर उसके साथ वाली रो और कॉलम कट गए तो ये 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचेगा। और 2x2 ऑर्डर का कैसे सॉल्व करते थे हम? इसकी मल्टीप्लाई इससे, ई की आई से, माइनस एच की एफ से, माइनस एच की एफ से। तो मतलब इस तरीके से 2x2 का सॉल्व कर देते। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आप अगर, चलो मान लो सपोज आप ऐसे काट नहीं सकते, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज्यादा वैल्यू फिर कटती जाएंगी। सपोज मान लो आप, अगर आप ऐसे काट नहीं सकते, ए बी सी डी ई एफ जी, तो अगर आप काट नहीं सकते तो आप एक काम कर सकते हो, दो पेन लीजिए। ठीक है, अब उन दोनों पेनों का इस्तेमाल कीजिए। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। पहला एलिमेंट ए था, तो ए के साथ वाली रो और कॉलम ऐसे ढक लो, पेन लगा के ढक लो। ऐसे अगर आप पेन लगा के ढक लोगे तो आप देखोगे ये चार एलिमेंट बचे। इन चार एलिमेंट में क्या करोगे, ई की मल्टीप्लाई आई से और एच की मल्टीप्लाई एफ से। उसी तरीके से जब आपको सेकंड एलिमेंट बी चाहिए, तो सेकंड एलिमेंट बी के लिए माइनस बी, सेकंड एलिमेंट बी के लिए नेगेटिव होता है। ठीक है, याद रखना हमेशा सेकंड एलिमेंट कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है तो ब्रैकेट लगाओ। अब इस बी को ले रहे हैं, तो बी के साथ वाली रो और कॉलम को छुपा लो। अगर बी के साथ वाले रो और कॉलम को अगर आप छुपा लेते हो ऐसे करके, तो ये दो एलिमेंट और ये दो एलिमेंट, ये चार एलिमेंट बचेंगे। और ये चार एलिमेंट कौन कौन से बचे? डी आई जी एफ। तो डी की मल्टीप्लाई आई से, जी की मल्टीप्लाई एफ से, यानी डी आई माइनस जी एफ। अब तो खुश हो गए होगे, डी आई माइनस जी एफ। अब तो खुश हो गए होगे, देखो जीएफ आ गई, जीएफ। तुम सुधरोगे नहीं भाई, खिलाड़ियों। चलो, अब ऐसे ही तीसरे एलिमेंट सी के लिए लेंगे। तो जब तीसरे एलिमेंट सी के लिए लेंगे तो उसके साथ वाले रो कॉलम भी डल जाएंगे। तो उसके साथ वाले रो कॉलम अगर डल जाएंगे तो ये चार एलिमेंट बचेंगे। तो ये चार एलिमेंट कौन कौन से हैं? डी एच और जी ही। तो मतलब डी की मल्टीप्लाई एच से, डी एच माइनस जी। इसे सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वही आपके 3/3 ऑर्डर का क्या होगा, डिटरमिनेंट। इसे सॉल्व करके आपकी जो भी वैल्यू आ रही होगी वही आपके 3/3 ऑर्डर का क्या होगा, डिटरमिनेंट। तो यानी कुछ इस तरीके से हम 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर ना कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां तो हमने थोड़ी सी बात की कॉन्सेप्ट की, थोड़ी सी यहाँ पे बात कॉन्सेप्चुअल हुई। अगर यहाँ पे सारी थोड़ी बात कॉन्सेप्चुअल हो गई तो चलो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 1 1 1 2 1 3। मैंने कोई एक मैट्रिक्स ली इस तरीके से। अगर इस ऑर्डर की मैंने कोई एक मैट्रिक्स ली, ठीक है, 3/3 ऑर्डर की। अब मैं चाहता हूं इसका डिटरमिनेंट निकालना। क्या निकालना चाहता हूं मैं? इसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालने का क्या तरीका है? पहला एलिमेंट 1, ब्रैकेट लगाओ, 1 के साथ वाली रो और कॉलम दोनों ढक लो। अगर आप 1 के साथ वाले रो और कॉलम दोनों को ढक लोगे तो ये बचेगा 1 1 1 3। तो जब ये 2/2 के 1 1 1 3 बचेंगे तो 1 की 3 में माइनस 1 की 1, तो 1 की 3 में 3, माइनस 1 की 1 में 1। तो मतलब 3 बन जा 3, 1 बन जा 1। तो ये आया 3 माइनस 1। क्या आया? 3 माइनस 1। समझे ना, ये वाली रो कॉलम कट गए तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस इसकी इससे, इस तरीके से आया 3 माइनस 1। अब सेकंड एलिमेंट तो नेगेटिव होता है तो माइनस का 2। अब 2 के साथ वाली रो कॉलम को काट दो। 2 के साथ वाली रो कॉलम को अगर आप छुपा दोगे तो आपका 1 की 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 की 1 में हो जाएगी। कैसे? मैं आपको चलो काट के दिखाई देता हूं। आखिरकार तुम हम पे कुछ कष्ट करा के मानो। ऐसे अगर आपने काट दिए, सपोज 2 था ना, 2 के साथ वाली रो भी कट गई और 2 के साथ वाला कॉलम भी। तो मतलब 1 की मल्टीप्लाई 3 में 1 3 जा 3, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 1 जा 2। तो ये बन रहा है 3 माइनस 2, क्योंकि बीच में माइनस रहता है ना फॉर्मूले का। तो ये वाली मल्टीप्लाई तो 3 बनी, बीच में फॉर्मूले का माइनस, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 बनी, प्लस। तीसरे के लिए तो प्लस रहता है, बस बीच वाले के लिए तो माइनस रहता है।
तो अब बात करें अगर 3 की, तो 3 के साथ वाला कॉलम ये है और 3 के साथ वाली रो ये है, ये दोनों आपस में कट गए, ठीक है, उसके साथ वाला कॉलम भी कट गया, उसके साथ वाली रो भी कट गई। अब ये दोनों अगर कट गए तो समझने की चीज तो ये है, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 1 की 1 में 1 और 2 की 1 में 2, तो 1 की 1 में 1 और 2 की 1 में 2, 1 की 1 में 1 और 2 की 1 में 2, तो यानी 1 माइनस 2। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें तो 3 माइनस 1 2 हो गया, माइनस 2 3 माइनस 2 1 हो गया, प्लस 3 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 2 माइनस 3 2 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस का 3 बचा, क्या बचा माइनस का 3। इस तरीके से आप किसी भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का क्या फाइंड कर सकते हो, डिटरमिनेंट। आई नो इतनी जल्दी आपको दिमाग में घुसने वाला नहीं है, और सच बताओ उतनी आसान चीज भी नहीं है, लेकिन सबर रखो, धीरे 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 आपको सब आ जाएगा। हमरे खिलाड़ी हो तो हम तुम्हारा, अगर तुम हमरे खिलाड़ी हो तो हम तुम्हें कहीं से कहीं तक छोड़ने वाले नहीं है। जब तक बिल्कुल प्रॉपर समझ नहीं आ जाएगा तब तक आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो बेटा चिंता नहीं करने का, ठीक है ना, चिंता नहीं करने का है, क्योंकि चिंता करने वाले अक्सर चिंता पे चले जाते हैं। तो टेंशन छोड़ो और पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई के स्तर को थोड़ा सा बढ़ाओ, वैसे भी पढ़ाई का स्तर बहुत गिरा रखा है आजकल, ठीक है, पढ़ने वाले कहाँ इतने बच्चे हैं, पढ़ते हैं ही नहीं आजकल, दिमाग लगाना पसंद ही नहीं है किसी को, ठीक है। चलो तो अब तुम पढ़ के दिखाना। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें इसकी, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू ले लेते हैं, मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई 2 3 0 1 2 4 3 1 0। तो आपको मैंने एक मैट्रिक्स दी, अब अगर मैंने आपको ये एक मैट्रिक्स दी तो आप चाहते हैं इसका डिटरमिनेंट निकालना। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं, ठीक है, सीधी सी बात, तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है कि बढ़िया करके आप इसे ओपन करो। इसे क्या करो, ओपन। ओपन करने का तरीका मैंने आपको बताया, पहला एलिमेंट लिखो, ठीक है, अगर आप पहला एलिमेंट लिखोगे तो ये रो और ये कॉलम कट जाएंगे, 2 की 0 में 1 की 4 में, तो 2 की 0 में और 1 की 4 में, तो ये हो गई 2 की मल्टीप्लाई 0 में माइनस जो फॉर्मूले में होता है 1 की 4 में। सेकंड टर्म नेगेटिव होती है क्योंकि सेकंड माइनस 3 है तो नेगेटिव का होगा। इसके साथ वाले रो कॉलम काट दिए तो 1 की 0 में 0, 3 की 4 में 12, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जो एलिमेंट्स बच गए उनमें, 1 की 0 में 0 और 3 की 4 में 12, प्लस 0। अब 0 के साथ वाले कौन कौन एलिमेंट कट गए, ये कट गए आपस में, तो 1 की 1 में 3 की 2 में, 1 की 1 में 3 की 2 में, चलो जी बात समझ आई। 2 की 0 में 0, 1 की 4 में 4, 0 माइनस 12 माइनस 12, 0 है तो सब 0। भाई जब बाहर मल्टीप्लाई में ही 0 है, अगर बाहर मल्टीप्लाई में ही 0 है तो वो सारी की सारी वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई, तो उसका भी आपका कोई यूज तो अब बचा नहीं है। तो अगर नहीं बचा है तो यहाँ 2 की -4 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 12 3 जा 36, अब ये बचेगा 28, कैलकुलेशन करके क्या आएगा 28, यानी आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है 28 आ रही है, ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 28। और एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, क्या बात कर दिया आपने, बताओ एग्जाम्पलों की कमी पड़ गई क्या हम पे, हैं? आपके होते हुए हमारे पास एग्जाम्पलों की कभी कमी पड़ सकती है। चलो भाई आज बस आप है ना करो, चिंता की बात नहीं है, क्वेश्चन तो हम आपके लिए ले ही आएंगे जहां से भी लाने हो,
ठीक है, आप मेहनत करने वाले होने चाहिए हो। चलो, तो अगर बात करें हम इस बार क्वेश्चन क्या बनाते हैं, 1 1 1 2 3 7 -1 -2 3। चलो जी, इस बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बनाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक डिटरमिनेंट लिया, एक मैट्रिक्स ली, हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं। क्या फाइंड करना चाहते हैं? इसका डिटरमिनेंट। तो चलो, इसका अगर हमें डिटरमिनेंट चाहिए तो यानी हमें चाहिए मोड। अब तरीका क्या है भैया जी? बात, अब अगर ये 1 लिख लिया तो 1 में अगर लिख लिया तो देखो, 1 के साथ वाली रो कैंसिल और 1 के साथ वाला कॉलम कैंसिल। 3 की मल्टीप्लाई 3 में और -2 की मल्टीप्लाई 7 में, यानी 3 की मल्टीप्लाई 3 में एक माइनस बीच में होता ही है, और फिर -2 की मल्टीप्लाई 7 में। यह आया पहला ब्रैकेट, यह आई आपकी पहली टर्म। सेकंड टर्म तो नेगेटिव ही होती है। अगर 1 के लिए देखें, सेकंड वाले के लिए ये कट इसकी कॉलम और इसके रो दोनों कट। अगर कट तो 2 की 3 में और -1 की 7 में। तो 2 की 3 में माइनस जो फॉर्मूले में होता है, और -1 की 7। तीसरा एलिमेंट बनाया। अगर ये वाला 1 लेंगे हम तीसरे, अब तीसरे वाले 1 को लेंगे तो 2 की -2 में और -1 की 3 में। 2 की -2 में एक फॉर्मूले वाला माइनस है और एक -1 की 3 में। तो ये 3 ब्रैकेट बचे। इस तरीके से आपके तीनों वैल्यू बने। अब इस तरीके से बनी तो देख लेते हैं जरा। 1 का तो कोई मैथ भी नहीं है, 3 दिया 9, माइनस माइनस प्लस, 7 दूनी 14, माइनस 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, 7 एक 7 प्लस, -4 माइनस माइनस प्लस 3, 14 अगर 9 जोड़ोगे तो 23, 7 6 13, -1 9। कैलकुलेशन कर लेना कितना बनेगा, 9। तो यानी इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 9। तो यहां डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी कितनी आई, 9। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब तो ठीक है, अब तो समझ आया कैसे आप किसी भी डिटरमिनेंट को फाइंड कर सकते हो। तो अगर इस तरीके से आप डिटरमिनेंट को फाइंड कर सकते हो, आज सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक जो आपको डिटरमिनेंट में सीखना है, ठीक है। वैसे इसी का मेरा एक और एग्जांपल लेने का मन हो रहा है, तो जरा कुछ एक बात और छोटी सी हो जाए, ठीक है। या फिर चलो वो बात हम आपको आगे पढ़ा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आगे पढ़ा देंगे। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो अगर बात करें, चलो हेलो, लिखने में गलती कर दी लो, लो जी भैया क्या करेंगे, लिखने में गलती हो गई। एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी ये वाली एक्सरसाइज है कि आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप कहोगे जी भैया डिटरमिनेंट में कहा, बिल्कुल जी, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। क्या फाइंड करना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। यानी अगर आपको डिटरमिनेंट्स दिए हो, डिटरमिनेंट्स पता हो, तब आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसी को कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। यानी डिटरमिनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या फाइंड करने हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको बाय डिटरमिनेंट फाइंड करने, तो आपको फॉर्मूला तो जनरली पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ, नहीं ये नहीं बनाना, बस आपको डिटरमिनेंट लगेगा, दोनों की सेम साइन हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 मोड x1 y1 x2 y2
x3 y3 1 1 1। ये होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो ये वाला फॉर्मूला जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला होता है किसका होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया जा सकता है 1/2 मोड x1y1 x2y2 x3y3 और 1/1। और ये जो आपके x1y1 x2y2 x3y3 है, एक्चुअल में यही उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट या वर्टिसेस होने वाले हैं। तो यानी ये जो x1y1 x2y2 और x3y3 आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यही आपके वर्टिसेस होने वाले हैं। यानी इन्हीं वर्टिसेस की मदद से आप उसका क्या फाइंड कर सकते हैं? एरिया। फॉर एग्जाम्पल देखो, बिना एग्जाम्पल के तो हमारा ना दिन है ना शाम है, ना सुबह है ना रात है, ठीक है, ना उत्तर है ना दक्षिण है। तो बिना एग्जाम्पल के तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको चीज समझानी है तो किसकी जरूरत है? एग्जाम्पल की। तो चलिएगा, आइए आइए, मजा आएगा। चलो, फाइंड द एरिया of triangle if the vertices are, अगर उसके वर्टिसेस कुछ इस तरीके से दिए जाए, क्या? -1,2 3,4 -4,5। अगर उसके वर्टिसेस कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं -1,2 3,4 एंड -4,5, तो बताओ ऐसे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? चलो, तो हमें फाइंड करना है ऐसे ही ट्राइंगल का एरिया। ऐसे ही ट्राइंगल के एरिया के लिए क्या कर लो, इन कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर लो, x1 y1, एक को x2 y2 और एक को x3, और कहां पुट कर दो? फॉर्मूले में। कहां पुट कर दो? फॉर्मूले में। तो चलो फॉर्मूले में भी पुट कर लेते हैं। चलो जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अरे लिखवा के मानेंगे, डिटरमिनेंट का भी साइन सेम कर दिया ना एक तो इन्होंने। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 मॉड x1 की वैल्यू -1 है, x1 y1 होता है ना, y1 की 2 है, x2 की 3 है, इसकी 4 है, इसकी -4 है, इसकी 5 है, और यहाँ पे तीनों क्या है? 1/1। अब आपको इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। अब आपको इसका क्या सॉल्व करना है? डिटरमिनेंट। हाँ भाई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में मैंने पुट कर लिया, ठीक है, जो जो वैल्यू थी वो पुट कर ली। अब एक्चुअल में मुझे क्या फाइंड करना है? इसका डिटरमिनेंट। तो अब डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। 1/2। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। पहला एलिमेंट क्या है? -1। तो अगर पहला एलिमेंट -1 है तो आप लोगे यहां -1 ब्रैकेट, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 की 1 में 5 की इसमें 4 -5। सेकंड नेगेटिव ही होता है, 2 के साथ ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 की इसमें 4 की इसमें, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वो 4 हो जाएगा। अब अगर तीसरा एलिमेंट देखा जाए तो वो 1 है, ये कटेगा, ये कटेगा, इसकी इसमें, तो 5 दिया 15 और प्लस 16। हाँ माना मैंने, बीच में माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे ना 4 के साथ भी माइनस आ रहा होगा, तो 4 के साथ भी माइनस आ रहा है, तो वो माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो अगर ये प्लस हो जाएंगे तो 1/2, 4 में से 5 जाएंगे -1 तो ये +1 हो जाएंगे, 4 3 से 7, ये -14 हो जाएंगे, और 15 + 16 जो कि 31 हो जाएंगे। तो 30 में से लगभग आप घटा लो, 14 घटा लो, तो 30 में से 15 जाते हैं तो 15 बचते, 14 जा रहे हैं तो 16 बचेंगे, एक 17 बचेंगे और एक 18 बचेंगे। तो 1/2 × 18 बचेंगे, 2 से 18 को 9 टाइम्स काट दो, तो 9 स्क्वायर यूनिट्स। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। यानी कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल का, तो आप इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू रख के x1 y1 x2 y2 x3 y3 को पुट करके
हाँ पुट करके क्या फाइंड कर सकते हैं उसका एरिया। तो आपसे अगर एरिया का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ऐसे इस तरीके से उसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए चिंता ना कीजिए, एक और एग्जांपल हो जाए। क्या बात हो गई? अगर बात क्लियर नहीं हुई तो एक और एग्जांपल हो जाए। ये ये मैंने आपको तीन कोऑर्डिनेट दे दिए। इन तीनों कोऑर्डिनेट में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको इन तीनों कोऑर्डिनेट्स का क्या फाइंड करना है? एरिया। इनके कोऑर्डिनेट्स के ट्राइंगल का क्या फाइंड करना है? एरिया। तो यहां पहले मैं बता दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया था, 1/2 मोड x1/1 1 x2/2 1 x3/3 1। देखा कितना, तो मतलब कितना देखो लैहिक फॉर्मूला है। ठीक है, कितनी लय का फॉर्मूला है। x1/1 1 x2/2 1 x3/3 1। ठीक है, तो देख लो फॉर्मूले भी लय में है, याद तो एक ही बारी में हो जाने चाहिए। ये बात हो ही ना कि हमें याद नहीं है, याद तो एक ही झटके में हो जाने चाहिए। चलो अब जल्दी से क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं x1/1 क्या है, x2/2 क्या है। तो ये x1/1 मान लेते हैं, ये x2/2 कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, और ये x3/3। तो ये अगर मान लिए तो पुट कर देते हैं 1/2 x1 की जगह -1, y1 की जगह भी -1, और जो कि +1 आएगा। फिर आएगा आपका 4 5 1, फिर आएगा 3 6 1। ये लीजिए बना दिया डिटरमिनेंट। अब अगर डिटरमिनेंट बना दिया तो ये सॉल्व करना है। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखा चुका हूं। -1 ये कटेगा 5 की 1 में, -6 की 1 में। बीच वाला माइनस का होता है और ये ऑलरेडी भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ये कटेगा 4 की 1 में, 3 की 1 में, 4 -3 प्लस 1। ये कटेगा 4 की 6 में, 5 की 3 में। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1/2। ये बचेगा माइनस का 1 जो कि प्लस का 1 हो जाएगा। ये बचेगा प्लस का 1। ये बचेगा 24 में से अगर 15 जाएंगे तो 5 4 9 प्लस के, तो टोटल हो गया 11/2 स्क्वायर यूनिट्स। 11/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो आई होप आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल वाली चीजें भी समझ आ गई होंगी। अब है आपकी सबसे जरूरी चीज, ठीक है। अब जो आपको इस चैप्टर में सीखना है वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसके बिना आपका लॉन्ग क्वेश्चन कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बिना उसके तो आप लॉन्ग क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो वो आपके इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे खास चीज आपकी वही वो यही है कि कैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्या करना था, तो आपको क्या सीखना है। आइए नेक्स्ट चीज जो आपको सीखनी है, नेक्स्ट जो आपको सीखना है, मुझे पता है इससे पहले माइनर्स एंड कोफैक्टर्स होते हैं, लेकिन माइनर्स और कोफैक्टर्स आप खुद सीख लोगे अगर आपने क्या सीख लिया, एडजॉइंट। अगर आपने एक बार एडजॉइंट निकालना सीख लिया तो आपके लिए माइनर्स और कोफैक्टर्स कोई बड़ी चीज नहीं रह जाएंगे। तो जल्दी से मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे आप किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आइए शुरू करते हैं। तो मैंने ना शुरू में कोई एक मैट्रिक्स ली, let A be any मैट्रिक्स। अब मैंने एक कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली, सपोज मैंने ए ली 1 0 2 4 1 3 -1 2
-1 2 1। मैंने एक ए मैट्रिक्स ली, ठीक है। अपनी तरफ से मेरे मन में जो एलिमेंट आए मैंने उठाए और उठा के क्या मान लिया, एक मैट्रिक्स मान ली। चिंता ना कीजिए, आपको मैट्रिक्स लेके भी दिखा देंगे, ऐसी क्या बात हो गई, अपनी तरफ से ही लेंगे ऐसा थोड़ा ही है, ठीक है। तो ये आपने हमने क्या मान ली, एक मैट्रिक्स मान ली। अब आपको सीखना है कि आप इसका एडजॉइंट कैसे कर सकते हो। लेकिन एडजॉइंट निकालने के लिए आपको जरूरत है कोफैक्टर्स की। किसकी जरूरत है, सबसे पहले कोफैक्टर्स की। तो आप कोफैक्टर्स कैसे कर सकते हैं, तो बात आती है कोफैक्टर्स की। किनकी बात आती है, कोफैक्टर्स की। अब ये कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का हो सकता है। कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का हो सकता है, जैसे 1 1 एलिमेंट का कोफैक्टर C11, 1 2 एलिमेंट का कोफैक्टर C12, 1 3 एलिमेंट का कोफैक्टर C13, इसका कोफैक्टर C21, इसका कोफैक्टर C22, इसका कोफैक्टर C23, इसका एक और C31, C32, C33। अब आप ना कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो, ठीक है। कोई भी एलिमेंट का किसी का भी निकाल सकते हो, कोफैक्टर्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देखो तो आप इनमें से किसी का भी कोफैक्टर निकाल सकते हो। तो मैं बात करूं सबसे पहले एलिमेंट 1 1 की। किसकी बात करूं, C11, यानी पहला एलिमेंट 1 1। ये रहा, ये आपका पहला एलिमेंट है। अब इसका कोफैक्टर अगर आपको निकालना है तो इसकी रो और कॉलम दोनों को काट दो। उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 1 में और 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर लो, माइनस लगा के, यानी जैसे आप डिटरमिनेंट में करते हो। बस इसमें ये शुरू के एलिमेंट नहीं लेने होते, ठीक है। इसमें वो शुरू के एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं होती, वरना जैसे आप डिटरमिनेंट में सॉल्व करते हो बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये कटेंगे 1 की 1 में, तो ये हुआ 1 -6, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस का 5, ठीक है। चलो इतनी बात समझ आई, ओके। छोड़ दो यार आप, ये लो। अरे, ऐसे थोड़ी होता है, एक और पढ़ना था। चलो कोई नहीं, इसे 1 4 -1 सही करके लिख देंगे हम। 1 1 4 -1। चलो तो बात करें तो यहां आया था 1 -6, जो कि क्या है, माइनस का 5। अब क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट 0 है, उसके साथ वाली रो और कॉलम काट दो। उसके साथ वाली अगर रो और कॉलम काट देंगे, 4 1 जा 4, बीच में माइनस, फॉर्मूले वाला माइनस, और माइनस का 3 बन रहा है। एक 4 बन रहा है और एक माइनस का 3 बन रहा है, यानी 4 + 3 बन रहे हैं, जो कि क्या बन रहे हैं, यानी 4 + 3 बन रहे हैं, जो कि क्या बन रहा है, 7। C13, ये कट, ये कट, 4 2 जा 8 + 1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाइज में, इसकी मल्टीप्लाइज में, तो ये बन रहा है 8 + 1 यानी 9। अब इस एलिमेंट के चौथे एलिमेंट के लिए निकालेंगे, ये कट, ये कट, 0 -4, तो 0 -4 क्या बनेगा, माइनस का 4। ऐसे इसके लिए निकालेंगे, ये कट, ये कट, 1 1 + 2 3, ये कट, ये कट, 2 2 + 1 3, एक कट, ये कट, ये कट, 2 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2। अब C31 को ये कट, ये कट, 0 -2 माइनस का 2, C22 के लिए ये कट, ये कट, 3 -8 माइनस के 5, ठीक है। और ये कट, 1 -0 1, ये कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हो किसी के भी कोफैक्टर्स। सब्र, सब धीरे धीरे आपको सारी चीजें आ जाएंगी, तो थोड़ा सा ना सब्र रखो। अब जो भी है, जितने भी मिडिल्स हैं, इस रो का मिडिल, इस रो का, इधर का मिडिल, इधर का मिडिल,
उन चारों को गोले करो और गोले करके उनके सबके साइन चेंज कर दो। कोफैक्टर बनाने का तरीका है कि उनके गोले करो और गोले करके सबके क्या चेंज कर दो, साइन। तो जैसे ये माइनस का 4 है तो इसे कैसा 4 कर दो, प्लस का। ये माइनस का 5 है तो कैसा, प्लस का। ये प्लस का 7 है तो ये माइनस का, और ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का। ठीक है, तो अभी आपके सारे कोफैक्टर्स तैयार हो गए। अब कोफैक्टर्स मिलके आपके क्या बनाते हैं, कोफैक्टर्स मिलके आपके बनाते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं हम, सारे एलिमेंट्स लेकर -5 7 और माइनस का और 9, उधर से ले लेते हैं 4 3 और माइनस का 2, और बाकी ले लेते हैं -2 5 और 1। तो मैंने ऐसे कुछ एलिमेंट्स उठाए, -5 -7 9 4 3 -2 -2 5 और 1। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स से क्या कर सकते हैं कि अगर आपको एडजॉइंट ए चाहिए, आपको एडजॉइंट ए तो चाहिए था मैट्रिक्स ए का, तो अगर आपको एडजॉइंट ए चाहिए तो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। अब मैंने आपको मैट्रिक्स में सिखाया, ट्रांसपोज का मतलब है जो रोज है उन्हें क्या बना लो, कॉलम्स, या फिर कहो जो कॉलम्स है उनको क्या बना दो, रोज, कुछ भी कह लो, एक ही बात है दोनों। तो अगर आपको एडजॉइंट ए बनाना है तो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो आपकी पहली रो है वो आपका पहला कॉलम हो जाएगी, जो आपकी दूसरी रो है वो आपका दूसरा कॉलम हो जाएगी, और जो आपकी तीसरी रो है वो आपका तीसरा कॉलम हो जाएगी। और जब जो बनके तैयार होगी इसी को कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है इसी को, एडजॉइंट मैट्रिक्स। आई होप आपने थोड़ा सा समझा होगा कि एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले क्या निकालने पड़ते हैं, कोफैक्टर्स। और अगर आप एक बार कोफैक्टर्स निकाल लेते हो तो फिर उनकी मैट्रिक्स बना लो और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो तो आपको एडजॉइंट ए मिल जाता है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको इतना काम करना पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखो मैंने कहा ना लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो लॉन्ग आएगा तो करना तो पड़ेगा ना इतना। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का क्या बना सकते हैं, एडजॉइंट। चिंता ना करो, एक ही क्वेश्चन में खत्म नहीं करेंगे। एडजॉइंट की तो बहुत कीमत है, ठीक है, बहुत वैल्यू है, तो एग्जाम्पलों पे आ जाओगे। चलो ऐसा करो, कुछ क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, जो पॉसिबिलिटी हो। क्या करते हैं, तो तैयार किया ही होगा आपने आपके लिए। चलो यहां से कोई मैट्रिक्स लेते हैं, 8 वाली ले लें, 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, 1 0 0 मैट्रिक्स ले ली, 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। तो आपको इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट। अब अगर आपको इसका एडजॉइंट निकालना है तो आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी इसके कोफैक्टर्स की। आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी इस मैट्रिक्स के क्या निकालने की, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स को लिखो, ठीक है, लिख लिया। अब आपको जरूरत है इसके कोफैक्टर्स की, यानी अब हमें बनाने हैं इसके क्या, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स सारे का एलिमेंट का होता है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो अगर आपको C11 निकालना है यानी पहले एलिमेंट के कोफैक्टर चाहिए, तो जब आपको पहले एलिमेंट के कोफैक्टर चाहिए तो पहले एलिमेंट की रो और कॉलम काट दो, पहले एलिमेंट के क्या काट दो, रो और कॉलम। अब 4 एलिमेंट आपके बचेंगे, उन चारों एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जैसे 2/2 डिटरमिनेंट में करते हैं। तो जिस तरीके से हम 2/2 डिटरमिनेंट में करते हैं ना, उसी तरीके से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगी, 3 की -1 में और 2 की
0 में, तो 3 की -1 में होगी तो हो जाएगा ऑटोमेटिक 3 की -1 में होके क्या आ जाएगा माइनस का 3। अब C12 मतलब ये वाला एलिमेंट, रो कॉलम काटो, तो 3 की -1 में और 5 की 0 में होगी, तो 3 की -1 में और 5 की 0 में होगी तो ये भी माइनस का 3 आ जाएगा। फिर अगर तीसरा एलिमेंट देखें तो ये वाली रो कॉलम काटो, तो ये 3 2 जा 6 -15 कितना आया 6 -15। अच्छा ठीक है डायरेक्ट कर लेंगे 6 -15 माइनस के 9। अब देखो ये वाला एलिमेंट निकाला है आपको, तो ये वाली रो और ये वाले कॉलम कट गए, 0 की -1 में और 2 की 0 में, तो ये तो दोनों ही 0 आ रहे हैं। C22 में यानी ये वाले एलिमेंट कट जाएंगे, 1 की -1 में 5 की 0 में, -1 बन रहा है। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ये कट जाएगा इसके साथ ये कट जाएगा, 2 की 1 में 5 की 0 में, 2 की 1 में 5 की 0, तो जो कि 2 बनेगा। C31 करने के लिए ये कट जाएगा ये कट जाएगा, 0 की 0 में और इसकी इसमें, ये 0 बनेगा। C32 फाइंड करने के लिए ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा, 1 की 0 में 3 की 0 में, तो ये 0 बनेगा। उसी तरीके से नेगेटिव वाले 1 की निकालने के लिए 3 3 वाले की निकालने के लिए ये कटेगा 3 की 1 में 3 की 0 में 3 बचेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जितने भी मिडिल्स वाले हैं उन सबको उठा लो और उन सबके साइन पलट लो, जितने भी मिडिल्स वाले हैं उन सबको उठाओ, उन सबके क्या चेंज कर लो साइन, तो सबके साइन चेंज करोगे तो 0 पे तो फर्क ही नहीं पड़ता, माइनस का इसका प्लस कर लो, प्लस का माइनस कर लो, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ तैयार हो गया आपके कोफैक्टर्स। अब आपके तैयार हो गए साइन चेंज करने के बाद कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स तैयार हो गए, तो लेट्स मेक इट अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो अगर आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनती है -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। तो ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बन के आ रही है, ठीक है। अब अगर ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बन के आ रही है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स से आपको एडजॉइंट बनाना है। तो अगर आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स से एडजॉइंट बनाना है तो एडजॉइंट ए के लिए आपको एडजॉइंट ए के लिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट ए आ जाता है, तो इसका ट्रांसपोज कर लो -3 3 -9 0 -1 0 -1 -2 और 0 0 3। ये आपकी तैयार हो गई एडजॉइंट, ठीक है। तो ये आपका क्या तैयार हो गया एडजॉइंट। इस तरीके से आप किसी का भी क्या फाइंड कर सकते हैं एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ आई होंगी। एडजॉइंट और बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ता चला जाएगा, बस हमें क्वेश्चन के थोड़े से लेवल को भी बढ़ाते चलना है ताकि आप पूरे उस 6 नंबर के क्वेश्चन तक पहुंच जाएं जो आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। 110% आएगा, ठीक है। तो आने ही वाला है, तो जल्दी जल्दी बढ़ते चले, कदम हमारे चढ़ते चले, लड़खड़ाए ना हम कभी, इस तरह से बढ़ते चले। इनवर्स ऑफ आर मैट्रिक्स। अगर आपको किसी मैट्रिक्स का क्या निकालना है इनवर्स, अगर आपको किसी मैट्रिक्स का क्या निकालना है इनवर्स, तब आप क्या कर सकते हैं। तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए और मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए। अब ये दोनों चीजें हमने सीख ली, अब ये दोनों चीजें ही हमने सीख ली, तो अगर हमें इनवर्स चाहिए तो हमें एडजॉइंट ए को डिवाइड करना पड़ेगा किससे डिटरमिनेंट ए से। अब ये दोनों ही चीजें हमने सीख ली कि किसको कैसे निकालते हैं, हमने डिटरमिनेंट निकालना भी सीखा, हमने एडजॉइंट निकालना भी सीखा। तो हमने जब ये दोनों चीजें सीख ली तो जल्दी से आ जाओ कोई एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं कि इन्हें कैसे कैसे किया जा सकता है। एग्जांपल में मैंने कोई ए मैट्रिक्स ली, आई नो, ठीक है, अंदाजुन मैट्रिक्स नहीं लूंगा मैं इस बार बात सॉल्यूशन पे जा रही है, लेने के लिए ले लूंगा, कुछ गलत नहीं होगा, बट ठीक है।
बताओ 9th 10th कौन सी ले ले भाई खिलाड़ियों। चलो कह रहे हो कि भैया 9th की कराई थी तो 8th की कराई थी तो 9th की करा दो। चलो जी भैया, आपकी इच्छा की आपकी आगे भला कोई टाल सकता है कि आपकी आगे 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 बिल्कुल राजी है। ठीक है, चलो 2134 -1 0 2134 -1 0 -7 2 1। ठीक है, -7 2 1। तो अब आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है? अब आपको फाइंड करनी है दो चीजें। अगर आपको इनवर्स चाहिए तो एक आपको डिटरमिनेंट ए चाहिए, एक आपको एडजॉइंट ए चाहिए। तो यानी आपको दोनों चीजें चाहिए, डिटरमिनेंट ए बी और एडजॉइंट ए बी। तो चलो एक एक करके दोनों निकालते हैं। पहले निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ए निकालने का तरीका 2 ब्रैकेट, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, -1 की 1 में -1, 2 की 0 में 0, माइनस बीच वाला नेगेटिव रहता है, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, 4 की 1 में 4, माइनस -7 की 0 में 0, +3, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, 4 की 2 में 8 और -7 की -1 में 7। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये -2, ये माइनस का 4 और ये प्लस के 3, तो -6 + 3 दैट इज प्लस के -3, दैट इज डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है? -3 आ रही है। ठीक है, तो अब डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई तो अब फाइंड कर लेते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है, चलो अब अगर कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं तो कोफैक्टर्स का तरीका भी सेम है। ठीक है, जैसे आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हो बट उसमें सामने वैल्यू नहीं लिखते। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वैल्यूज लिखी जाती हैं, कोफैक्टर्स में ये वैल्यूज नहीं होती, तो कोफैक्टर्स में ये वैल्यूज नहीं होती। ठीक है, बाकी कोफैक्टर सेम होता है, ये कटेगा -1 और 0 दैट इज -1। और चलो भाई करते रहो, कर करके मुझे वैल्यू बताते रहो, देखते रहो जरा आपकी और हमारी कैसी आ रही है, पता तो चले कितना सीख लिया। तो हमारे साथ साथ सॉल्व करते चलो, देखते हैं। 4, ठीक है, क्या पता हम ही गलत कर दें। 1, ठीक है, हम भी गलत कर सकते हैं ना, तो आप भी देखते रहो और हम भी देखते रहेंगे। ठीक है, -5 23, ये घटेगा 4 + 7 11 0 प्लस के 3 माइनस के 12 माइनस के 6। उसके बाद मैंने आपको बताया अगर आपके सारे कोफैक्टर्स आ जाते हैं तो ये जो बीच वाले हैं, ठीक है, ये जो मिडिल टर्म्स है, इन चारों के साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। उसके बाद आराम से लिख लो कोफैक्टर मैट्रिक्स। आराम से कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखो, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखने के बाद आपको चाहिए एडजॉइंट ए। ठीक है, तो आप जानते हो, खैर एडजॉइंट ए के लिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो इसका ट्रांसपोज -1 -4 1 5, जो रो है उसको कॉलम बना रहा हूं मैं, रो को कॉलम बना रहा हूं, तीसरी वाली रो को तीसरा कॉलम बना दूंगा, हो गया। ठीक है, लेकिन आपको इनवर्स चाहिए था। आपको क्या चाहिए था? इनवर्स। तो अगर आपको इनवर्स चाहिए था तो जल्दी से इनवर्स निकाल लेते हैं। चलो इससे निकालते हैं।
बिल्कुल करेक्ट। ए इनवर्स का फॉर्मूला है कि आप एडजॉइंट ए को डिवाइड कर दो किससे, डिटरमिनेंट ए से। डिटरमिनेंट ए कितना है, -3, इससे डिवाइड कर रहा हूं मैं एडजॉइंट ए को, जो कि कितना है -1, 5, 3, -4, 23, 12, 1, -11, -6। ये आपका इनवर्स हो गया। क्या तैयार हो गया, ये आपका इनवर्स। इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का क्या फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स। तो अगर आपको कभी भी इनवर्स फाइंड करना है तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लगाकर ऐसे आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। और इनवर्स इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनवर्स निकालना आपको 100% आना चाहिए। ठीक है, इनवर्स निकालना अगर नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपको इनवर्स 100% आना चाहिए। तो आई होप आपको इनवर्स समझ आया होगा कि हम इनवर्स कैसे कर लेते हैं। बाकी इनवर्स सीखने के लिए आप 1-2 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जरूर देखें। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। सही है भाई। तो खिलाड़ियों, अगर इतनी बात ठीक है तो बताओ जल्दी आगे चले फिर। अब आपकी परमिशन मिल ही रही है तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चल के नेक्स्ट सीखते हैं। अब इनवर्स की आप कहोगे प्रैक्टिस नहीं करा रहे भैया, एग्जांपल नहीं ले रहे, क्वेश्चन नहीं ले रहे। अरे हर एक में तो इनवर्स ही आता जा रहा है। एडजॉइंट के इतने सारे लिए, अब इनवर्स क्या है, पूरा का पूरा एडजॉइंट ही तो है पूरा का पूरा। अब उसमें क्या एग्जांपल लेके सिखाऊंगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा फिर उसमें इनवर्स ही करना है जब भी। ठीक है, तो एक्चुअल में जब करना ही एंड तक इनवर्स ही है तो एक एक क्वेश्चन भी लेंगे तो सब में आना तो इनवर्स ही है। काम का के परेशान। अब बात आती है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। बात आती है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यानी अब जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये वाला क्वेश्चन है जो आपको एक लॉन्ग में मिलेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा एक लॉन्ग, यानी 5 मार्क्स। 5 मार्क्स में आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ही क्वेश्चन मिलने वाला है। तो तैयार हो जाओ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चंस के लिए क्या हो जाओ, तैयार, गेट रेडी बिडू। चलो अब तैयार हो जाओगे तो बिल्कुल हम आपको सिखाई देंगे कि आखिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे निकालते हैं और कैसे करते हैं। तो चलो भाई, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए हमें पहले कुछ इक्वेशंस लेनी पड़ेगी। अब अपनी तरफ से लेने से बहुत बेहतर है कि मैं कोई क्वेश्चन उठाऊं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मैटर करती है और वैल्यू अगर आंसर नहीं आया तो सारा घपला हो जाएगा। चलो, जैसे कि ये खुल ही गया ऑटोमेटिक अपने आप ही 3 इक्वेशंस पर। 3x - 2y + 3z = 8। 3x - 2y + 3z, 3x - 2y + 3z = 8। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है उसमें, 2x + y - z = 1। 2x + y - z = 1। तीसरी क्या है, 4x - 3y + 2z, 4x - 3y + 2z = 4। ठीक है, ये 3 इक्वेशन है। अब आपको ये सॉल्व करनी है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन आएगा, आपको इसे सॉल्व करना है क्या लगाते हुए, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब ये यूजिंग मैट्रिक्स मेथड यानी मैट्रिक्स मेथड क्या है क्या नहीं, ये आपको जस्ट अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। पर क्वेश्चन जो आपका लॉन्ग आएगा वो इस तरीके का ही आएगा और बिल्कुल इसी पैटर्न के टाइप का होगा। आपको सॉल्व करनी है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस।
क्या सॉल्व करनी है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो आप किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो, यही आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलो समझते हैं हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम, कन्वर्ट these equations into मैट्रिक्स। सबसे पहला काम करेंगे कि हम इन इक्वेशंस को किस में कन्वर्ट करेंगे? मैट्रिक्स में। अब अगर हमें मैट्रिक्स मेथड लगाना है, अब ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में दिया है, तो कम से कम पहले इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट तो कर ले, वरना करेंगे क्या इसमें? कन्वर्ट करने का तरीका समझ लें आप। सारे के सारे कांस्टेंट्स लो। पहला क्या है? 3 कोफिशिएंट्स, दूसरा -2, तीसरा 3, चौथा 2, 1, -1, ये रहा 4, -3, +2। सारे के सारे कांस्टेंट्स लेने के बाद यहां सारे के सारे वेरिएबल्स लो, x, y, z। x, y, z लेने के बाद यहां पे लो जो आपके इक्वल्स टू में दिए हुए हैं, 8, 1, 4। अब क्या करो, इन्हें नाम दे। मैंने सपोज इस मैट्रिक्स को नाम दिया A, इस मैट्रिक्स को नाम दिया X, इसको नाम दिया B। तो AX B नाम दिया, तो इसका मतलब AX की मल्टीप्लाई से क्या बना है? हमें कौन सी मैट्रिक्स चाहिए? X। तो A को उधर भेजना पड़ेगा, और X मैट्रिक्स के लिए जब A को उधर भेजना पड़ेगा तो मुझे A इनवर्स हो जाएगा। A उधर जाके क्या हो जाएगा? A इनवर्स। तो यानी अगर मुझे मैट्रिक्स X चाहिए, तो मुझे A इनवर्स मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसमें करनी पड़ेगी? B में। X मैट्रिक्स निकालने के लिए A इनवर्स की मल्टीप्लाई किससे? B से। तो उसके लिए मुझे A का इनवर्स तो चाहिएगा, और मुझे अभी तक पता है सिर्फ A। मुझे अभी तक क्या पता है? सिर्फ A। तो मतलब पहला काम मुझे इस A का क्या निकालना पड़ेगा? इनवर्स। तो चलो आओ इस A को लो और इस A का इनवर्स निकालते हैं आज। देखते हैं, आओ A को लो, चलो A को लो, 3 - 2, 3 - 2, 3, 2, 1, -1, 4, -3, 2। ठीक है, ये रहा A। अभी इनवर्स निकालना मैंने जस्ट अभी अभी सिखाया है कि अगर आपको इनवर्स निकालना है तो आपको दो चीजें चाहिए। एक तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए, एक आपको एडजॉइंट ऑफ A चाहिए। तो यानी अगर आपको क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है, क्योंकि आपको A इनवर्स की जरूरत है, उसी की मल्टीप्लाई आपको B से करनी है। तो अगर आपको इनवर्स निकालना है तो आपको जरूरत है दो चीजों की। ठीक है, सिंपली दो चीजें आपको चाहिए, एक आपको एडजॉइंट और एक आपको डिटर्मिनेंट। तो एक एक करके दोनों निकाल लेते हैं। आइए पहले निकाल लेते हैं, चलो डिटरमिनेंट A। अब डिटरमिनेंट A कैसे निकालेंगे? 3, ये कटेगा, ये कटेगा, 2, -3 आएगा, चलो बीच वाला माइनस होता है और एक और माइनस होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और माइनस होकर प्लस हो जाएगा। ये आपस में ऐसे कटेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4। ठीक है, ये आपस में ऐसे कट गए। 4 की मल्टीप्लाई -1 से -4, और एक और बीच में भी होता है तो +4 हो जाएगा, +3। इसकी मल्टीप्लाई से ये कट जाएगा, तो ये -6, -4। तो जरा इसे सॉल्व करके अगर हम देखें, -3, 4 4 8 दूनी 16, 6 4 10, 3 30, 30 में से 16 गए तो 14, 14 और 13, 14 और -3 -17। यानी आपके डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या आ रही है? -17 आ रही है। ठीक है, अब डिटरमिनेंट A की वैल्यू आ गई तो हम निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स। क्या फाइंड कर लेते हैं? कोफैक्टर्स। अच्छा, कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए C11
C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब आपको ये 6 वैल्यू चाहिए, यानी कोफैक्टर्स चाहिए, यानी आपको सारे के सारे क्या चाहिए, कोफैक्टर्स। जब आपको सारे के सारे कोफैक्टर्स चाहिए तो कोफैक्टर्स निकालने का तरीका बता दिया, पहले एलिमेंट निकाल लो तो उसकी रो कॉलम काट लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आता है। 2 माइनस 3 माइनस 1, इसे काटा पीटी करके देखोगे तो 8 आना चाहिए, इसे काटा पीटी करके देखोगे तो माइनस का 10 आना चाहिए, इसे काटा पीटी करके देखोगे तो इससे ये कटेगा -4 + 9 5, बीच वाले ये चारों कट जाएंगे, 3 दूनी 6 -12 -6, ये वाले कट जाएंगे, ये वाले कट जाएंगे, -9 + 8 -1, ये वाले कट जाएंगे, ये वाले कट जाएंगे, 2 -3 -1, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, -3 -6 -9, ठीक है। ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, 3 + 4 7। अब मैंने आपको बताया जैसे ही आपके पास कोफैक्टर्स आ जाते हैं तो ये वाले जो है कॉर्नर्स वाले, जितने भी माइनस के साइन चेंज कर दो, प्लस का है तो माइनस का कर दो, माइनस का है तो प्लस का कर दो, ठीक है। इनके सारे के साइन चेंज कर दो, जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का। अब आपके कोफैक्टर्स तैयार हो गए। अब आप कोफैक्टर्स को उठाकर क्या बना सकते हो, कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या बना सकते हो, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी, -1 -8 -10 -5 -6 +1 -1 +9 7। तो ये आपकी तैयार होगी कोफैक्टर मैट्रिक्स। यहां तक की बातें क्लियर है, ठीक है। तो ये आपकी क्या तैयार हो गई, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो अगर ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार हो गई, चलो, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट बन जाता है। तो आपका एडजॉइंट चाहिए तो आपका एडजॉइंट ए हो जाएगा उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब वो कोफैक्टर मैट्रिक्स है क्या, -1 -8 -10 है, तो ऐसे आ जाएंगे -1 -8 -10। चलो, फिर आ जाएंगे -5 -6 +1 -5 -6 +1, फिर आ जाएंगे आपके -1 +9 7। ये आपका एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट आ गया तो आपको इनवर्स चाहिए, ठीक है। और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। तो यानी ए इनवर्स के लिए आप इसे डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे, जो कि थे -70, जो कि क्या थे -70, और ये डिटरमिनेंट क्या आ गया, इनवर्स आ गया -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7 आ गया ना इनवर्स। तो इनवर्स अगर आ गया तो आपके पास जो कंडीशन थी, जो आप देख रहे थे, वो थी x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। यानी ए इनवर्स की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी थी, बी से। अगर आपको क्या चाहिए थे, x, तो अगर आपको x चाहिए थे तो ए इनवर्स कितना आया, 1/-17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। इसकी मल्टीप्लाई बी से करनी थी, और मैट्रिक्स बी क्या थी, 8 1 4। क्या थी मैट्रिक्स बी, 8 1 4। अब मैंने मल्टीप्लाई करनी आपको कहां सिखाई थी, तो मैंने याद करो मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया था मैट्रिक्स में, ठीक है।
दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना किसमें सिखाया था? मैट्रिक्स में। तो अब यहां देख लेते हैं, चलो कर लेते हैं इसकी भी। तो क्या हो जाएगा, एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी -1/17। रो की मल्टीप्लाई कॉलम में तो हो जाएगा -8, -5, -4। अब इस रो की मल्टीप्लाई कॉलम में -64, -6 और +32, नहीं 9 चौक 36, 36। अब इस वाली रो की इस वाले कॉलम में करेंगे तो -80, +1 और +7 4 जा 28। चलो तो -1/17, -8, -5, -4 अगर जोड़े तो -17 हुए। 64, 36 और 6 में देखें तो जो 70, 70 और 36 देखा जाए तो 70 में से 30 40, 40 में से 6 34, वो भी माइनस के। और -80 और 28 घटाए जाए तो 60 और 52, और 52 में से एक और कम कर दिया जाए तो -51। अब ये -17 से सबको डिवाइड किया जाए तो मैट्रिक्स एक्स जो आएगी वो आ जाएगी 1 2 3। अब जो मैट्रिक्स एक्स थी वो क्या थी? एक्स वाई जेड। और ये क्या आ रही है इधर? 1 2 3। आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, क्या करने पे? कंपेयर करने पे। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है और जेड की वैल्यू 3 है। यही आपके आंसर है, यही आपके क्या है? आंसर। यानी अगर आपको कॉन्स्टेंट्स का यानी इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इक्वेशन से मैट्रिक्स बनेगी, मैट्रिक्स की कंडीशन से आपको एक्स चाहिए तो एक उधर भेजना पड़ेगा, तो पता चला ये इनवर्स बी हो जाएगा। तो मतलब ए का क्या चाहिए? इनवर्स। अब ये अभी फिलहाल में इसको ए माना था, इसको लिया और इसका क्या निकालना चालू कर दिया? इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, डिटरमिनेंट और कोफैक्टर्स। और डिटरमिनेंट और कोफैक्टर्स को लेके हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बना ली, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के इनवर्स बना लिया। इनवर्स बना लिया तो जो इक्वेशन के लिए इनवर्स चाहिए था वहां इनवर्स रख लिया तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, मल्टीप्लाई करके क्या मिले? एक्स वाई जेड। इतना काम आपको करना पड़ेगा अगर आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। जी बिल्कुल तैयार हो जाओ, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा इक्वेशंस का, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्वेश्चन आपको 100% तरीके से आना चाहिए, ठीक है? पूरा कंफर्म आपको आना चाहिए कि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे उसकी वैल्यू आपको मिल सकती है। अगर इतनी बातें क्लियर नहीं तो चलिए हम बात को आगे लेके चलते हैं, ठीक है? और पढ़ते हैं आगे की कुछ चीजें। चलो अब क्या पढ़ें? चलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक और क्वेश्चन ले लें क्या? हाँ भाई। अरे यार ये कहां से हो गया रे? चल भाई तो चलो जी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक और क्वेश्चन ले ले क्या? आंसर चेक करना चाहोगे? वीडियो लो 1 2 3 देख लो भैया, देख लो जी 1 2 3 आ रहा है या नहीं आ रहा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ये भी ले सकते हैं लेने को तो नहीं, लेकिन हम कुछ ऐसा लेना चाहते हैं, एकदम ऐसा ऐसा लेना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? कह रहा है ए की वैल्यू 2 -3 5 है और 3 2 -4 है और 1 1 -2 है। चलो जी भैया ले लो इन वैल्यूज को भी, आ जाओ। वैसे भी आपको अटेम्प्ट करके खुद सॉल्व करना चाहिए, ठीक है? तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आप करें, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं आपको एक नए टाइप का क्वेश्चन करा देता हूं। यूज प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब बोर्ड में
सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो क्वेश्चन है ना, उसकी चॉइस में ये बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, उसकी चॉइस में ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगता है। क्या? यूज प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो। प्रोडक्ट क्या दे रखा है, जरा एक बार इसे लिख लेते हैं। 1 1 2 0 2 3। क्या क्वेश्चन आ जाता है? 1 1 1 1 2 0 2 3। 0 2 3 के बाद 3 2 4 2 0 1 2 0 1 के बाद ठीक है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग दे रखी है, इसे ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है भाई, ठीक कर लेना इसे। चलो मैं ठीक करा दूंगा, पहले मैं लिख लेता हूँ। 9 2 3 6 1 2। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आपको मिसप्रिंटिंग ठीक करा दूंगा। और दे रखी है यूज प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन है x माइनस 5 प्लस 2z। चलो इक्वेशन उधर लिखते हैं, इधर जरूरत पड़ेगी। x माइनस 5 प्लस 2z इक्वल्स टू 1। दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है? 2x 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 1। तीसरी क्या दी हुई है? 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 2। ये दी हुई है। ठीक है, ये दी हुई है। अब ये सही कर लो, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, और ये दोनों भी माइनस के हैं, और ये 2 भी माइनस का है। इतनी मिसप्रिंटिंग थी क्वेश्चन में। चलो अब ठीक है क्वेश्चन। अब क्या तरीका है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनके प्रोडक्ट को यूज करो। अब इनके प्रोडक्ट को यूज करने को कह रहा है, तो पहले हमें इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दो हमें मैट्रिक्स दे रखी है, हम इनका क्या कर लेते हैं? प्रोडक्ट। अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करोगे तो -2 -9 और 12, तो बच रहा है 1। कर लेना, ये बचेगा। ये बचेगा। अब अगर ये बच रहा है मल्टीप्लाई करके, तो अगर मैंने सपोज इसे मैट्रिक्स ए माना, इसे नाम दिया मैंने मैट्रिक्स ए, और इसे नाम दिया मैट्रिक्स बी। अब दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ गई? आई। कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ तब बनती है, ठीक है, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ तब बनती है जब एक मैट्रिक्स हो, दूसरा उसका इनवर्स। एक मैट्रिक्स हो, दूसरी उसकी क्या हो? इनवर्स। यानी अगर इफ ए कोई मैट्रिक्स है, ए इज एनी मैट्रिक्स, तो दोनों की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी सिर्फ एक ही कंडीशन पर बनती है। ए अगर मैट्रिक्स है तो जो बी है ना, वो एक्चुअल में क्या है? ए का इनवर्स है। जो बी है वो ए का क्या है? इनवर्स। अब हमसे कह रहा है इन इक्वेशंस को सॉल्व करो। अब अगर हम इन इक्वेशंस को ध्यान से देखें, ठीक है, एक मिनट, अगर हम इन इक्वेशंस को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, तो इनकी क्या बना सकते हैं? मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, जो मैंने पीछे कराया था आपको, x नहीं है तो 0 ले लो, y की 2, z की -3, 3 2 4, यहां x y z ले लो, और यहां 1/2। ठीक है, अगर आप ये ले लेते हो, ठीक है, इन मैट्रिक्स को ले लेते हो, एक मिनट देना।
दूसरे आना स्टेशन में ठीक है उसका ये कोई पकड़ लिया था ठीक है तो इस तरीके से कर सकते हैं ठीक है। अब अगर आप ध्यान से ध्यान देखें तो हम इसे a मानते हैं, इसे x मानते हैं और इसे b मानते हैं ठीक है। तो मतलब ax बराबर b लेते हैं तो x की वैल्यू जो होती है वो a इनवर्स b हो जाती है। x की वैल्यू क्या हो जाती है a इनवर्स b। तो अगर ये a इनवर्स b हो जाती है तो हमें a का इनवर्स चाहिए और a का इनवर्स एक्चुअल में क्या है खुद b है। तो हमें यहां से x निकालने के लिए b इनवर्स का काम कर रहा है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। अब बी मैट्रिक्स जो है वो बी मैट्रिक्स इधर से बनती है 1 1 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई से जो x आएगी वही वैल्यू होगी आपकी x y z। तो इतनी बातें आपको डिटरमिनेंट्स में आनी चाहिए, इतना आपको डिटरमिनेंट 100% पूरा आना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ एक दो प्रॉपर्टीज और है ठीक है जिनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्या है प्रॉपर्टीज ठीक है, जैसे ये पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ए अगर आपको कभी निकालना है तो एडजॉइंट ए होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 n हर जगह ऑर्डर करेगा। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन इनका आ जाता है जैसे डिटरमिनेंट ए इनवर्स है तो आप इसे लिख सकते हो डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट ए इनवर्स अलग अलग लिख सकते हो ठीक है। ऐसी ए भी है दो मैट्रिक्स है तो आप इसे डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी लिख सकते हो। और इसी तरीके की एक दो आइडेंटिटी और है ठीक है, उस तरीके से आप कर सकते हो। ए डॉट एडजॉइंट ए है तो आप इसे डिटरमिनेंट ए की पावर n लिख सकते हो। तो ये और आप याद करके चले जाना ठीक है, आपका काम हो जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये जो आपको मैंने आज जितना भी पढ़ाया है ये मैं आपको खुद पीडीएफ की फॉर्म में दे दूंगा ठीक है, तो वहां से आप ले लें ठीक है। तो मैं इसे आपको पीडीएफ की फॉर्म में दे दूंगा खुद। थैंक यू।